हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? अब देखो आरपीसी ने आपको खूब टाइम दे दिया। अब तो देखो ना कि ये लगभग 180 दिन दे दिए। आप अब जो भी कमी आपके अंदर पहले थी ना उस सभी चीजों को बहुत अच्छे से उन सब पे सुधार कर सकते हो। आप टेस्ट रिज्वाइन कर सकते हो, खूब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो फोर्थ पेपर है स्पेशली ये जिसके अंदर आपकी थोड़ी बहुत कमी थी उसको बहुत अच्छे से सुधार सकते हो, है ना। अब देखो सबसे पहले तो नियोन सर का बहुत बहुत थैंक्स, है ना, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आप और मैं, जो आप हो और मैं हूं, हम आपस में क्या हो पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं ना। तो कनेक्ट सिविल को और नियोन सर को बहुत बहुत थैंक्स। उन्हीं की वजह से हम सब आपस में क्या कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, है ना। अब देखो मेरा नाम है अभिषेक, है ना, माई सेल्फ अभिषेक। और मैं जेएनयू नई दिल्ली से पास आउट हूँ और सेंट्रल एक्साइज के अंदर इंस्पेक्टर हूँ। बाकी आप पढ़ लो ना, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब खुद के बारे में ज्यादा बताना ठीक नहीं है ना। अब देखो मेन जो पर्पस है ना वो क्या है, जो मेन बताने की बात है वो ये है कि वी आर हेयर टू कवर इंग्लिश इन 20 लेक्चर्स, है ना। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर, है ना। हम क्या करेंगे, ये जो इंग्लिश है इसको कितने लेक्चर में कवर करेंगे, हम 20 लेक्चर में इसको पूरा कवर कर लेंगे ना। और ऑलमोस्ट हमें कितना टाइम लगेगा, 35 आवर्स हमें लगेंगे। यहाँ लिखता हूँ, देखो कितना टाइम लगेगा, 35 आवर्स हमें लगेंगे, है ना। और 20 लेक्चर होंगे, उसमें हम पूरा अच्छे से डिटेल से इस पूरी इंग्लिश को कवर कर लेंगे। और क्लासेस पूरी होने के बाद आपको लगेगा कि आपके अंदर सच में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। ऐसा नहीं है कि क्लास लेने से पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं है, देखो, है ना। क्लासेस पूरी करने के बाद आपके अंदर खुद में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि देखो ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आरपीसी के एक एक पेपर को, वो चाहे आरएस का हो, वो चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, इवन एसीएफ वाला जो एग्जाम करवाया था ना आरपीसी ने, उसके अंदर भी जो आरपीसी ने इंग्लिश का जो भी कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैंने एक एक क्वेश्चन पे रिसर्च किया अच्छे से कि आरपीसी एक्चुअली में पूछती क्या है ना। आरपीसी ने कुछ टॉपिक लिख रखा है तो आरपीसी उसके बारे में क्या पूछती है, मैं बहुत माइन्यूटली चीजों को देखता हूँ ना। इसलिए मैं, अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इन ये जो आपका आरएस का प्रॉपर सिलेबस है इसके अंदर आरपीसी आपसे क्या पूछेगी, उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है ना। देखो धीरे धीरे जब मैं आपको चीजें बताऊंगा ना आपको खुद पता चलेगा कि आपको अभी तक इन बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं था, है ना। अब देखो ये सबसे पहले क्या है, हमारी इंडेक्स है। सबसे पहले क्या है, हमारी इंडेक्स। इंडेक्स मतलब इसमें क्या, देखो हम एक तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे कि हमारा सिलेबस है क्या एक्चुअली में। फिर हम क्या देखेंगे, हम स्ट्रेटजी देखेंगे कि इस सिलेबस के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें कैसे इस एग्जाम को किस स्ट्रेटजी के साथ इसको अच्छे नंबर के साथ पास करना है ना। और तीसरा देखो इसके हमारे जो इंग्लिश के हैं वो सोर्सेज क्या होंगे, है ना, हम कहाँ कहाँ से इंग्लिश को पढ़े, कौन कौन सी बुक हम इंग्लिश के लिए पढ़े। और फोर्थ क्या है कि हाउ टू अटेम्प्ट। ये बहुत बड़ी चीज है आप लोगों के लिए ना, कि बहुत सारा ज्ञान होने के बाद भी बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उस पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करें। मैं बहुत बार देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के टाइम में कोई लेटर लिख रहा है, कोई पैराग्राफ लिख रहा है, ऐसा नहीं करना है अपने को। मैं आपको प्रॉपर एकदम एक एक पॉइंट की सीक्वेंस बताऊंगा कि किसके बाद क्या करना है, आप उसे प्रॉपरली फॉलो करना। वो बहुत ही एक साइंटिफिकली अप्रोच मैंने बनाई है, उसको आप वन टू वन फॉलो करना, एक एक बात को आपको बहुत फायदा होगा देखना। इवन आपको इसका रिजल्ट अब आप जहां कहीं भी टेस्ट सीरीज दे रहे होगे ना आपको तुरंत दिखने लग जाएगा, है ना। और देखो कॉमन मिस्टेक्स, ये कॉमन मिस्टेक्स क्या है, देखो जैसे मैं बहुत सारे बच्चों की कॉपियां चेक करता हूं तो मुझे पता चलता है कि एक नॉर्मल बच्चा क्या छोटी छोटी गलतियां करता है, जिसकी वजह से उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उसके बहुत सारे नंबर कटते हैं, जिसके ऊपर वो कभी ध्यान नहीं देता है ना। बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है, माइनट एरर होती है, वो उनकी वजह से उसके बहुत सारे नंबर कट जाते हैं, है ना। अब देखो आगे चलते हैं, ये 5 इंडेक्स का हमारा क्या है, ये 5 चीजें हैं, हम इन 5 चीजों के ऊपर पूरा ये लेक्चर रखेंगे। उसके बाद देखो, देखो मेरी छोटी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक तो आप पेन और पेपर लेके बैठो, है ना। आपको जो भी यहाँ बताया जाए, जो भी आपको सिखाया जाए उसको अच्छे से नोट करना है। इस वीडियो को आप दोबारा देखना, एक दो बार देखना, पीछे करके देखना, आगे करके देखना, और उन चीजों को जो जो आपको सही लगे उन सबको नोट करना है। और देखो ये जो लेक्चर हो रहा है ना इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना कनेक्ट सिविल्स के नाम से, उसके ऊपर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी समय समय पर मिलती रहेगी, इसलिए आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और देखो टारगेट 120 के अंदर एडमिशन चल रहे हैं, उसके अंदर आप एडमिशन लेना, है ना। उसमें क्या होगा, ये देखो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा और आपके एग्जाम क्लियर होगा, है ना। बाकी मतलब अपने आप को खुश करने के लिए आप चाहे कितना भी पढ़ लो उससे ज्यादा फायदा नहीं होना है। जब तक आप डेली बैठ के आंसर नहीं लिखोगे तब तक आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आपको लगता होगा कि मुझे सब चीजें आती है, मुझे याद है, बट जब तक नहीं लिखोगे तब तक आप ये मान लो आपको कुछ नहीं आता है ना।
और देखो ये कुछ ये ऐसे लिखा है कि ये देखो एक माइंड है और इसके अंदर ये क्या एक सेव का बटन है ना। कहने का मतलब ये कि कुछ चीजें आपको रटनी है, आपको अपने दिमाग के अंदर सेव कर लेनी है परमानेंटली, है ना। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा, परमानेंटली सेव करनी है आपको अपने दिमाग के अंदर। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक बात, ये 2021 का सिलेबस है। ये कैसा सिलेबस है? आरपीसी 2021 का सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है ना। और देखो मैं आपको एक सिलेबस और दिखाता हूँ। ये सिलेबस है 2018 का, है ना। अब देखो 18 में आरपीसी ने इस सिलेबस पे एक छोटी सी, आरपीसी ने एक्चुअली में दो गलतियां कर रखी है, मैं आपको बताऊंगा। पहली गलती तो देखो 18 में क्या थी ना, कि ये लिखा था करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अब देखो आप खुद देखो इसके अंदर क्या लिख दिया, ये देखो आर्टिकल्स एंड डेटरमिनेंट्स क्या लिखा, देखो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस 10 सेंटेंसेस फॉर करेक्शन विद एरर रिलेटेड टू आर्टिकल्स एंड डेटरमिनेंट्स। इसका मतलब पता है क्या होता था, कि 10 एरर आएगी और वो सिर्फ किस पे बेस होगी, आर्टिकल एंड डिटरमिनर पर ही बेस होगी, है ना। इसका मतलब ये निकल रहा था। फिर किसी ने आरपीसी को बताया होगा, तो आरपीसी ने 2021 वाले सिलेबस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। देखो आरपीसी ने आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स के आगे क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। जबकि देखो 2018 के सिलेबस में ऐसा पॉइंट नहीं था, है ना। और देखो एक छोटी सी एरर हो रहा है, आरपीसी ने लास्ट में क्या लिख रखा है, देखो कंफ्यूज्ड वर्ड लिख रखा है। एक्चुअली में कंफ्यूज्ड वर्ड्स ये नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स वो होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसे शब्द जो आपको क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। और कंफ्यूज्ड वर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा, कि वर्ड शब्द जो खुद ही कंफ्यूज है, ऐसा नहीं है ना। ये एक्चुअली में क्या है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो किसी और दिन आरपीएस इस गलती को भी सही कर लेगा ना। सिलेबस को हमें अच्छे से देखना है, मैं इस बात से क्या बता रहा हूँ आपको, हमें सिलेबस को बहुत अच्छे से देखना है, कि सिलेबस के एक पॉइंट अपने को याद होना चाहिए, कि आरपीसी ने लिखा क्या है, आरपीसी पूछ क्या रही है ना। और दूसरी बात देखो, आरपीसी जैसी इतनी बड़ी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उससे जिसमें देखो काम करने वाले हजारों लोग हैं, है ना। एक 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 पॉइंट लिखने के लिए सौ सौ लोगों की टीम है उनके पीछे, तब भी उनसे ऐसी गलती हो सकती है। तो देखो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, है ना भाई, आरपीसी जैसी संस्था के आगे अपने तो क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये मेरा पहला वीडियो है इस तरीके से जो कैमरे के सामने रिकॉर्ड करने का। तो हो सकता है मेरे से कोई छोटी मोटी गलती हो जाए और हो जाए, तो आप लोग उसको ज्यादा माइंड मत करना और उसको भूल जाना। आप ज्यादा क्या करना, कंटेंट पे ही ध्यान देना, जो बातें मैं बता रहा हूँ उन्हीं बातों पे ध्यान देना, उन्हीं को सीखने की कोशिश करना। अब ये देखो हमारे पास क्या आरपीसी 2021 का सिलेबस है। सिलेबस में देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। एक, दो नंबर पॉइंट क्या है, प्रीपोजिशन। दो, तीन नंबर पॉइंट क्या है, टेंसेस, टेंसेस। और फोर नंबर पॉइंट क्या है, मोडाल्स। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, वॉइस। और सिक्स्थ नंबर पॉइंट क्या है, नरेशन। यानी कि अपने पास ग्रामर के एक्चुअली में छह टॉपिक है, अपने पास ग्रामर के कितने टॉपिक है, छह टॉपिक है। अपने को इन छह टॉपिक को ग्रामर के अंदर तैयार करना है। और मैं बताता हूँ, देखो ये बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक है। आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत कोई मुश्किल बहुत बड़ी चीज होगी, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप अगर ठीक से पढ़ लो और सही से रिवाइज करो, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप मात्र 2 घंटे में इनको कभी भी किसी भी दिन रिवाइज कर सकते हो, अगर एक बार आप इनको अच्छे से किसी से पढ़ लो तो। कभी भी किसी भी दिन आप मात्र 2 घंटे के अंदर क्या कर सकते हो, इन पूरे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। इतनी ही ग्रामर है, इससे ज्यादा ग्रामर नहीं है। आपको लगती होगी कि ये तो बहुत ज्यादा है, बाजार के अंदर आपको इतनी मोटी मोटी बुक्स मिलती होगी, वो वैसा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, पता नहीं क्यों ऐसे ही इनको मुश्किल बना दिया गया है। अब देखो, लेकिन देखो इसमें जो काम की बात है वो आपको पता है क्या सीखनी है, आपको ये जो टॉपिक लिखे हैं ना छह के छह, इनकी सीक्वेंस जरूर याद करनी है। इनकी जो सीक्वेंस है ना, देखो जिस सीक्वेंस के अंदर ये है ना, वो सीक्वेंस आप जरूर याद करना। ठीक है। अब देखो आगे, उसके बाद है इसी पार्ट ए के अंदर वो कैब है, इसी पार्ट ए के अंदर क्या है, वो कैब है। 10 क्वेश्चन तो आ गए आपके किसके, एरर के आगे। और उसके बाद 10 क्वेश्चन किसके आएंगे, आपके वोकैब के आएंगे। इसी में क्या आगे वोकैब है। वोकैब में क्या देखो, साइनो है, एंटो है, फ्रेजल वर्ब है, ईडियम है, वन वर्ड है, और वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड है ना। अब देखो इसमें मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो साइनो एंटो है ना, इसके अंदर तो पता है आपको क्या होगा, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन ये जो वन वर्ड है ना, इसके अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप इस पूरी वोकैब को एक जैसा ही मत समझना। साइनो एंटो के अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे। और आपको क्या मिलेगा, देखो फ्रेजल वर्ब के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे, ईडीएम के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन वन वर्ड के अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। और देखो वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड के अंदर भी आपको क्या होगा, ऑप्शन मिलेंगे। अब देखो मैं आपको बस इतना से कहना चाहता हूं कि इस
पूरी वोकैब के अंदर ना आपको जो बहुत अच्छे से याद करना है ना, वो आपको वन वर्ड याद करने हैं। वो आपको क्या याद करने हैं? वन वर्ड। और कम से कम कितने वन वर्ड याद करने हैं आपको? अच्छे से 500 वन वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। और मैं इसमें एक बात बताता हूँ, देखो जो पिछले साल जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो वन वर्ड आए थे, जैसे कोनोश्योर आया था, बच्चों को याद होने के बावजूद बच्चे पता है क्या करके आए थे? उसकी स्पेलिंग को गलत लिखे आए थे, है ना? उसकी स्पेलिंग को क्या लिख के आ गए थे? गलत लिख के आ गए थे। तो वन वर्ड पे आपको बहुत स्पेशल ध्यान देना है, स्पेलिंग भी सही से याद करनी है और लगभग अपने को 500 वन वर्ड याद करने हैं। और देखो, ये जो साइनोवेंटो है, फ्रेजल वर्ब है, ईडियम है और वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज मिसयूज्ड है, इनके ऊपर इतना, जितना वन वर्ड के ऊपर ध्यान देना है ना, उतना इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। एक तो देखो, एक तो सुविधा क्या है अपने पास, इनके अंदर आपको कोई स्पेलिंग नहीं लिखनी है, स्पेलिंग आपको पहले से लिखी मिलेगी। दो ऑप्शन आपको दिए होंगे, दोनों में से आपको सिर्फ क्या करना है, एक ऑप्शन पे टिक करना है और उसको नीचे लिख देना है ना। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो कि जब अपने पास ऑप्शन होते हैं ना, आप देखो, आपसे आज आप प्री की तैयारी को अपने याद करो, आपसे कोई भी कोई करंट का क्वेश्चन पूछता था तो आप क्या बोलते थे कि यार ऑप्शन दे, ऑप्शन दे, है ना। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन आपके दिमाग में हिट करता है, आपके दिमाग में क्लिक करता है। तो ये जो साइनो एंटो है ना, इसको आप अगर थोड़ा बहुत कम भी पढ़ के जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको वहां क्या मिलेगा? आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ये जो वन वर्ड है ना, इसके अंदर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा और इवन आपको स्पेलिंग भी सही लिखनी पड़ेगी, है ना। तो वन वर्ड पे अपने को ज्यादा ध्यान देना है। साइनो एंटो फ्रेजल इडियम और वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड के ऊपर अपने को इतना ध्यान ना भी देंगे तब भी अपना काम चल जाएगा, है ना। उसके बाद देखो, पार्ट बी, है ना। पार्ट ए के अंदर क्या था? पार्ट ए में थी ग्रामर और थी वोकैब। अब अपने किसकी बात कर रहे हैं? पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो, पार्ट बी है कॉम्प्रिहेंशन और पार्ट सी है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है आपको चीजें कंपोज करनी पड़ेगी, है ना। आपको सेंटेंसेस कंपोज करने पड़ेंगे, आपको पैराग्राफ कंपोज करना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है? आपको समझ के उसका आंसर करना है ना। अब देखो, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या है? सबसे पहले तो आपके एक अनसीन पैसेज आएगा जिसके क्वेश्चन कितने आएंगे? 5, है ना। अनसीन पैसेज में से कितने क्वेश्चन आएंगे? अनसीन पैसेज में से टोटल क्वेश्चन आएंगे 5, है ना। और इसके अंदर देखो, जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा ना, जो लास्ट 26 नंबर क्वेश्चन होगा, वो किसका होगा? सॉरी, 25th नंबर क्वेश्चन होगा, वो किसका होगा? वो कैब का होगा। देखो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि वो वोकैब का होगा। वो देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा है, देखो, क्वेश्चन नंबर 5 शुड प्रिफरेबली बी ऑन वोकैब। यानी कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ होगा वो किसके ऊपर होगा? वोकैब के ऊपर होगा, है ना। और बाकी 4 क्वेश्चन क्या होंगे? उनके आंसर किस में लिखे होंगे? उस अनसीन पैसेज में लिखे होंगे, वहां से ढूंढ के आपको यहाँ लिखने हैं, है ना। ये बात हो गई। उसके बाद देखो, उसके बाद अपने क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अपने को क्या करना है? 5 सेंटेंसेस अपने को दिए होंगे, हिंदी में लिखा होगा ऊपर, अपने को उसकी क्या लिखनी है? इंग्लिश लिखनी है ना। इसका मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाऊंगा कि ये ट्रांसलेशन जब मुश्किल आए ना तो उसकी क्या ट्रिक होती है, उसको कैसे करना है। करके जरूर आना है। आप मेरे से पढ़ो, आप एक भी सेंटेंस नहीं छोड़ के आओगे वहां पे कि आप ट्रांसलेशन ना कर पाओ। आप सारी ट्रांसलेशन करके आओगे। आप लेटर तो ढूंढ के लिखोगे कि लेटर है कहाँ, मुझे बहुत जल्दी है लेटर लिखने की, है ना। आप फटाफट लिख दोगे। मतलब ऐसा है कि आप सही से चीजों को सीखोगे ना, तो मतलब एक कदम आप आगे बढ़ाओगे ना, तो ये सिलेबस जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको लेटर राइटिंग, पैसेज, ये वो, ये भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे कि आप थोड़ी सी मेहनत करो। मतलब भगवान भी आपकी क्या करेगा? मदद करेगा इन चीजों में ना। आगे चलो, देखो ये 2018 का सिलेबस मैंने बताया। अब देखो, अब क्या है ग्रामर की स्ट्रेटेजी। देखो, सबसे पहला टॉपिक आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। सेकंड नंबर टॉपिक प्रीपोजिशन, है ना। थर्ड नंबर टॉपिक टेंसेस। और फोर्थ नंबर टॉपिक मोडाल और एक्टिव पैसिव और नरेशन। इन ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, आपको इसी सीक्वेंस में इनको याद करना है। अब देखो, इस सीक्वेंस को कैसे याद करना है? ए, है ना। अल्फाबेट की शुरुआत किससे होती है? ए से। ए, फिर पी, टी, एम, है ना। ए पी टी एम। ए मतलब आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, मोडाल्स। और लास्ट के दो टॉपिक बच गए, कौन से? वॉइस और नरेशन। बस ये हुई 6 के 6। बताओ, देखो पहला ही पहला कौन सा है? आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, ए। उसके बाद पीटीएम, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, मोडाल्स, हो गए 4। उसके बाद एक्टिव पैसिव और छठा क्या होगा? नरेशन। खत्म हो गए सारे टॉपिक, बस इतने से तो है। देखो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं आप एक काम करना, यूट्यूब के ऊपर ऐसे लिखना कि पेपर फॉर इंग्लिश स्ट्रेटेजी, उसके ऊपर खूब सारे वीडियो मिलेंगे आपको ना। उसमें देखना, एक तो ऋषि एस पांडे सर है ना, जिनकी 2018 में 20 रैंक थी, है ना। दूसरे अपनी गौरव बुडानिया सर है ना, जिनकी 12th रैंक थी।
उनका आप वो स्ट्रेटेजी का वीडियो देखना, उसमें वो क्या बोलते हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि आप इस सीक्वेंस को याद करके जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन वहां पे क्या होंगे ना एग्जाम में, इसी सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। अगर आपको सीक्वेंस याद हुई ना, तो आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आरपीसी देखो कितनी सही संस्था है कि आपको क्वेश्चन की सीक्वेंस भी बता रही है, इससे आपको कितनी ज्यादा मदद मिल जाती है। आप देखो, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है और अगर आप उसके अंदर टेंस की एरर ढूंढ रहे हो, तो गलती आपकी है ना कि आरपीसी की है। गलती किसकी है? आपकी है ना कि आरपीसी की है। देखो क्वेश्चन नंबर वन है और एरर ढूंढ रहे हो आप टेंस की, गलत आप कर रहे हो। आप इजेमार को सही कर रहे हो, आप हैजेव को सही कर रहे हो, तो गलती आप कर रहे हो। अगर क्वेश्चन नंबर वन है तो आपको एरर किसकी देखनी है? आपको एरर देखनी है आर्टिकल्स की। आपको एरर किसकी देखनी है? आर्टिकल्स की, है ना। आपको एरर देखनी है ए इन द की, है ना, या फिर डिटरमिनर की हो सकती है। पर 99% चांस है कि एरर किसकी होगी? आर्टिकल की होगी। एरर किसकी होगी? आर्टिकल की ही होगी। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो फिर एरर किसकी होगी? आर्टिकल की होगी। अच्छा ठीक है, देखो आर्टिकल का क्वेश्चन नंबर वन होगा और होगा क्वेश्चन नंबर टू, है ना। आर्टिकल के हर टॉपिक में से दो दो क्वेश्चन देखो ना। आर्टिकल का क्वेश्चन नंबर वन होगा और क्या होगा? क्वेश्चन नंबर टू। यानी कि क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन नंबर दो में क्या होगा? आर्टिकल की या फिर डिटरमिनर की एरर होगी। क्वेश्चन नंबर तीन और क्वेश्चन नंबर चार में क्या होगा? प्रीपोजिशन की एरर होगी। वहां पे कुछ ऑन लिखा होगा, उसको इन करना होगा, इनको ऑन करना होगा, टू को इनटू करना होगा, ऐसी कोई एरर आपको वहां मिलेगी, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ किसका होगा? टेंसेस का होगा। टेंसेस में मोस्टली एरर क्या आती है? वर्ब की एरर आती है। आपको क्या करना होता है? वर्ब को सही करके लिखना होता है। मोस्टली किसकी एरर आती है? वर्ब्स की एरर आती है ना। आपको वर्ब को सही करके लिखना है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, मान लो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी होती है ना। और इसके अलावा जो भी छोटे मोटे रूल है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है, वो हम टेंस जब टॉपिक पढ़ेंगे तब हम उनको सीख लेंगे। उसके बाद देखो सेवंथ नंबर क्वेश्चन किसका होगा? मॉडल्स का होगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन किसका होगा? मॉडल्स का होगा। और देखो एट्थ या फिर नाइन्थ, या फिर एट्थ तो नाइन्थ दोनों, है ना, और टेंथ। एट्थ तो नाइन्थ किसका हो सकता है? वॉइस का हो सकता है। या फिर नाइन्थ और टेंथ किसका हो सकता है? नरेशन का हो सकता है। वो आपको एग्जाम में देखने से पता चल जाएगा। अगर बाय लिखा होगा तो क्वेश्चन किसका है? वॉइस का है। और अगर सैड लिखा होगा और कोमा लिखे होंगे तो क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन नरेशन का, है ना। वो आपको एग्जाम में आपके देखने से आपको पता चल जाएगा। और देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बच्चे मोस्टली क्या करते हैं ना, ये जो दो टॉपिक है ना, एक्टिव पैसिव और नरेशन, इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं सेंटेंस का। ट्रांसफॉर्मेशन मेरे कहने का मतलब है, बच्चे क्या कर देते हैं? एक्टिव से पैसिव बना देते हैं, या फिर पैसिव से एक्टिव बना देते हैं, या फिर क्या करते हैं? नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देते हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना देते हैं। ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं है। सीख ले देखो, पहला पहला टॉपिक कौन सा है? आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर वन और टू। फिर टॉपिक कौन सा है? प्रीपोजिशन, ए पीटीएम। फिर टॉपिक कौन सा है? प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? थ्री और फोर। फिर क्या है? टेंसेस। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? फिफ्थ और सिक्स्थ। फिर क्या है? मॉडल्स। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? सेवन। फिर एक्टिव पैसिव एट्थ या फिर नाइन्थ, और फिर नरेशन नाइन्थ या फिर टेंथ। देखो ऐसा नहीं है कि 100% गारंटी है कि इसी तरीके से आएगा, इसी सीक्वेंस में ही आ जाए, ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है। लेकिन 99% चांस है कि ऐसा ही होगा, है ना। आप इसकी थोड़ी हेल्प ले सकते हो। 100% ऐसा नहीं है कि ये जो बताया जा रहा है बिल्कुल सही ही होगा, है ना। जैसा आरपीसी का ट्रेंड रहा है उसी को देखते हुए ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ ना। लेकिन देखो आप इतनी बड़ी गलती भी मत करना कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आप उसमें एरर किसकी निकाल रहे हो? आप नरेशन की निकाल रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी हेल्प लो। आप क्या करो? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मतलब आर्टिकल की एरर होगी। क्वेश्चन नंबर थ्री है मतलब प्रीपोजिशन की एरर होगी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है मतलब टेंस की एरर होगी। देखो वैसे तो आप इतना सीखो कि आपको मतलब सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाए कि एरर क्या है ना, कि इसमें एरर क्या है। और जब आपको ना पता चले, आपको तुक्का ही मारना है ना, थोड़ा बहुत मतलब लपेटना है क्वेश्चन को, तो फिर क्या करो? इस सीक्वेंस की हेल्प लो और उसके अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। 99% चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो ये वोकैब की स्ट्रेटजी। एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि सही तो चल रहा है। हेलो हेलो हेलो। अब देखो वोकैब की स्ट्रेटजी, है ना। वोकैब में क्या होगा? साइनो एंड टू आएंगे, और क्या होगा? ईडियम और फ्रेजेस, और क्या होगा? वन वर्ड, और क्या होगा? मिसयूज्ड वर्ड। अब देखो इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है ना। दो क्वेश्चन होंगे साइनो के, ठीक है। दो क्वेश्चन होंगे एंटो के, ठीक है। एक क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का, ठीक है जी।
एक क्वेश्चन ईडीएम का, ठीक है, दो वन वर्ड के और दो वर्ड ऑफन कंफ्यूज के। टोटल कितने हो गए देखो, दो दो चार दो छह तो आठ तो 10, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक नंबर का है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक नंबर का है। यानी मार्क्स कितने आएंगे आपके, 10। यानी कि पूरी वोकैब कितने नंबर की है, 10 नंबर की है। ग्रामर कितने नंबर की थी ऊपर, 6 टॉपिक 10 नंबर के। लेकिन ग्रामर के टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोकैब से, पता है क्यों? क्योंकि टेंस अकेला टॉपिक है, वो वैसे तो 2 ही नंबर का है वहां एरर में तो, लेकिन वैसे देखो आप कुछ भी लिखोगे ना, आप लेटर लिखो, आप पैसेज लिखो, आप इलेबोरेशन करो, आप ट्रांसलेशन करो, आप अनसीन पैसेज का आंसर लिखो, आप कुछ भी करो, हर जगह काम कौन आएगा, टेंस हर जगह काम आएगा। यानी कि टेंस अकेला कम से कम 40 से 50 नंबर का है यार, वो वहां 2 नंबर का आपको दिख रहा है, पर एक्चुअली में वो कितने नंबर का है, 40 से 50 नंबर का अकेला टेंस है ना। अब देखो, ये जो वोकैब है ये मैंने आपको पहले भी बताया, इस वोकैब में क्या 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल ना। इसके अंदर ये जो वन वर्ड है ना, इसको आप बहुत अच्छे से याद करना, 500 वन वर्ड बहुत अच्छे से याद करना और उनकी स्पेलिंग भी याद करना। वरना देखो वन वर्ड को सही करने का अपने पास मतलब कोई तरीका नहीं होगा अगर अपने को अच्छे से याद ना हुए तो। क्योंकि देखो वन वर्ड के अंदर अपने को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, वन वर्ड के अंदर आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। साइनो एंटो में आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इडियम फ्रेजेस में ऑप्शन मिलेगा, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज में आपको ऑप्शन मिलेगा, बट वन वर्ड के 2 क्वेश्चन में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा और आपको उसकी स्पेलिंग भी सही लिखनी है ना। आपको क्या करनी है, स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखनी है। अगर आपने स्पेलिंग भी गलत लिख दी तो क्या हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे, है ना। तो 500 वन वर्ड को खूब अच्छे से आप लोग क्या करना, याद करना। और मोस्टली देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो वन वर्ड होते हैं ना मोस्टली आपके जो एग्जाम में आते हैं, ये पर्सनैलिटी बेस आते हैं। कैसे आते हैं, पर्सनैलिटी बेस आते हैं, यानी कि किसी के कैरेक्टर पे बेस आते हैं, पर्सनैलिटी पे बेस आते हैं ना। जैसे क्या होता है देखो, जैसे अल्ट्रुइस्ट होता है ना। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है, जो सबका भला चाहता है, एक ऐसा इंसान जिसकी पर्सनैलिटी कैसी है कि वो सबका क्या चाहता है, भला चाहता है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं ना पर्सनैलिटी बेस। तो वो एक पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देंगे जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं, तो वो आप जरूर याद करना, उसमें से मैं गारंटी ले रहा हूँ एक तो पक्का आएगा, है ना। ये होगी वोकैब की बात। देखो ग्रामर की बात कर ली, सीक्वेंस याद करनी है। वोकैब में ज्यादा ध्यान किस पे देना है, आपको वन वर्ड पे देना है। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। अब देखो पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी कितने नंबर का है आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में? पार्ट बी आपके एग्जाम में 30 मार्क्स का। पार्ट बी कितने नंबर का है, 30 मार्क्स का है। अब देखो इसमें पहले पहले क्या होगा, अनसीन पैसेज आएगा। क्या आएगा, इसमें सबसे पहले एक अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज के अंदर क्या होंगे, अनसीन पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25। और देखो आपके सिलेबस में स्पेशली क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 शुड बी ऑन वोकैबुलरी, है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 किसका होगा, वोकैब का होगा। अच्छा इस वोकैब में क्या है, इसके अंदर एक वर्ड लिखा होगा, अपने को उसका साइन वेंट कुछ भी पूछे वो अपने को बताना होगा। और ये जो वोकैब का क्वेश्चन होगा ना, ये उस पैसेज के अंदर से ही लिया हुआ होगा। तो इस वोकैब के क्वेश्चन का आंसर देना आप लोगों के लिए ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला है ना। और देखो और देखो उसके बाद क्या, ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यानी कि 5 सेंटेंसेस का आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है, किससे, हिंदी से इंग्लिश में, है ना। क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। आप लोगों को मैं ट्रांसलेशन में एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो बच्चे क्या सोचते हैं ना, कि या तो हमारे 2 नंबर आएंगे, वरना हमारे कितने नंबर आएंगे, 0 नंबर आएंगे। ऐसा नहीं होता है। देखो बच्चे क्या सोचते हैं पता है, ट्रांसलेशन में बच्चे क्या, मैं आपको इवन बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने टॉप भी किया ना एग्जाम में, मतलब पिछले एग्जामों में, आप उनसे पूछना, ये बात उन्हें भी नहीं अच्छे से पता थी, वरना वो और नंबर लेके आते। कि लोग क्या सोचते हैं, या तो 2 नंबर आएंगे, वरना कितने नंबर आएंगे, 0। इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन को या तो उसको 100% परफेक्ट ही करने की कोशिश करते हैं, वरना क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको लीव कर देते हैं, वरना उसको क्या कर देते हैं, छोड़ ही देते हैं, है ना। ऐसा नहीं कर रहा है, जितना ट्रांसलेशन आपको आ रहा है ना, आप उतना करो, है ना। जैसे जितना आपको, जैसे मान लो सुंदरता लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, सुंदरता, तो आपको ब्यूटी तो लिखना आता है ना यार, आपको ब्यूटी तो लिखना आता है ना इसका। एटलीस्ट जितना बना सकते हो इतना बनाओ, ब्यूटी इज,
जो आप लिख सकते हो वो जरूर लिखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो 2 नंबर देगा या फिर 0 देगा, नहीं। आपने अगर थोड़ा बहुत सही लिखा है तो 1 नंबर दे देगा, थोड़ा और ज्यादा सही लिखा है तो वो आपको 1.5 नंबर दे देगा, है ना। और देखो 1.5 1.5 नंबर करते भी अगर 5 क्वेश्चन आपने कर दिए तो आप 7.5 नंबर ले जाओगे, वरना आप क्या करने वाले थे, उनको एज इट इज छोड़ने वाले थे, है ना। और आप कितने नंबर ले गए, 7.5 नंबर, और 7.5 नंबर आरपीसी के अंदर बहुत होते हैं। ये मुझे बताने की आप लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे से भी अच्छे से ज्यादा इस बात को जानते हो। और देखो उसके बाद देखो, ये कर दिया इतना। उसके बाद होगी क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक कौन होगा, ट्रांसलेशन। और क्वेश्चन नंबर 31 किसका होगा, प्रेसी का। क्वेश्चन नंबर 31 किसका होगा, प्रेसी का, है ना। इस प्रेसी में आप एक बात जरूर याद रखना, टाइटल जरूर लिखना, आपसे एग्जामिनर पूछे ना पूछे आपको टाइटल जरूर लिखना है। आपको क्या करना है, टाइटल जरूर लिखना है, आपको एग्जामिनर पूछे या फिर ना पूछे, है ना। बच्चे क्या करते हैं, टाइटल लिख के ही नहीं आते हैं उसका। अरे यार आपको टाइटल जरूर लिखना है, प्रेसी लिखने का मतलब ही टाइटल लिखना होता है। उसने बोल दिया प्रेसी लिखो, इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया कि इसका टाइटल भी लिखो, है ना। तो ये देखो, ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट हो गया, पार्ट बी। क्या क्या इसके अंदर, अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक। 25th नंबर क्वेश्चन विल बी ऑन स्पेशली वोकैब, है ना। और वो वोकैब कहां से पूछी जाएगी, उसी पैसेज में से पूछी जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन किसके होंगे, ट्रांसलेशन के होंगे। ट्रांसलेशन किसका करना है, हिंदी टू इंग्लिश का करना है। सेंटेंसेस किस में लिखे होंगे, हिंदी में, और उनको किस में चेंज करना है, इंग्लिश में आपको चेंज करना है ना। बस एक मैंने आपको छोटी सी बात बताई कि आपको जितना उसके कोशिश हो सके उतना ट्रांसलेशन जरूर करके आना है ना, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। उसके बाद देखो प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग में क्या है कि आपको एक पैसेज दिया होगा, उसमें क्या करना है, आपको 1/3 उसका लिखना है। ये क्या होती है, प्रेसी होती है ना। एक तो ये प्रिसाइज नहीं होती है, क्या होती है, प्रेसी होती है ना। और देखो दूसरी बात क्या है, इसका टाइटल आप लोगों को जरूर लिखना है। आप लोग ऐसी गलती मत करना कि आप उसका टाइटल लिखो ही ना, है ना। आपसे पूछे एग्जामिनर और चाहे ना पूछे, आपको टाइटल जरूर लिखना है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं पार्ट सी की, लास्ट पार्ट है ना। पार्ट ए किसका था, ग्रामर। कितने थे, देखो 6 टॉपिक थे ग्रामर के। आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन। और देखो उसके बाद 10 क्वेश्चन किसके आएंगे, वोकैब के, 2 साइनों के, 2 एंटो के, 2 वन वर्ड के, है ना। 2 कंफ्यूजिंग वर्ड के, एक ईडीएम का और एक फ्रेज का, है ना, एक फ्रेजल वर्ब का। कितने क्वेश्चन हो गए, 10, है ना। 10 और 10 कितने हो गए, 20। फिर हमने बात की किसकी, पार्ट बी की। पार्ट बी कितने नंबर का था, 30 नंबर का। क्वेश्चन कितने आएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25। 5 क्वेश्चन किसके आएंगे, अनसीन पैसेज के। क्वेश्चन नंबर 25 स्पेशल, जो स्पेशली होगा वो किस पे बेस होगा, वो कैब पे बेस होगा, है ना। और उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गए। आपको जरूर करना है, मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाऊंगा बहुत अच्छे से। आप फिर क्या, आपके में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा ट्रांसलेशन करने में ना। लेकिन आप हमेशा दिमाग में रखना कि अपने को ट्रांसलेशन किसी भी कीमत पर एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। जो आए जैसा आए बना के आना है, हो सके 1 नंबर दे दे, हो सके आधा नंबर दे दे, छोड़ के आओगे तो 0 नंबर मिलेंगे। और देखो उसके बाद हमने पढ़ी, उसके बाद देखा हमने प्रेसी। क्वेश्चन नंबर 31 किसका होगा, प्रेसी का। क्वेश्चन नंबर 31 किसका होगा, प्रेसी का, है ना। प्रिसाइज नहीं है, ये क्या है, प्रेसी, है ना। इसमें मैंने आपको अभी सिर्फ इतना बताया है कि टाइटल जरूर लिख के आना है, एग्जामिनर पूछे या ना पूछे, आप लोगों को टाइटल जरूर लिखना है ना। बस उसके बाद देखो अब आगे बात करते हैं हम लास्ट पार्ट, पार्ट सी की। और वो क्या है, कंपोजिशन। ये कितने नंबर का आएगा, ये भी 30 नंबर का आएगा, है ना। देखो 10 नंबर का पैराग्राफ आएगा, क्वेश्चन नंबर 32। 10 नंबर की आएगी इलेबोरेशन, क्वेश्चन नंबर 33। और लास्ट क्वेश्चन आएगा 34th नंबर, किसका, लेटर का। किसका, लेटर का। देखो अब आपको क्या बात पता चली कि इंग्लिश के पेपर में टोटल क्वेश्चन आएंगे 34। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 34, यानी कि 34। इंग्लिश के पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 34, है ना। लास्ट लास्ट क्वेश्चन 34th किसका होगा, लेटर का होगा। लास्ट लास्ट क्वेश्चन 34 किसका होगा, लेटर का होगा। और देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, पैराग्राफ राइटिंग, है ना। अब देखो आपको एक बात बताता हूँ, एक तो ये पैराग्राफ राइटिंग है ना, ये 200 वर्ड में करनी है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 200 वर्ड में, और इलेबोरेशन 150 वर्ड्स में करना है। पैराग्राफ लिखना है आपको 200 वर्ड्स में, इलेबोरेशन लिखना है आपको 150 वर्ड्स में। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बच्चे क्या करते हैं, या तो यहाँ भी 200 लिख देंगे, यहाँ भी 200 लिख देंगे, या यहाँ ही 150 लिख देंगे, यहाँ भी 150 लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब आप क्या करना, इलेबोरेशन में एक दो लाइन कम लिख देना बस, है ना। बाकी तो पेज तो पूरे भरने ही है अपने को ना।
ये 150 है, ये 200 है। और आपको एक बात बताता हूँ, देखो आपको पैराग्राफ में क्या होता है ना, तीन चॉइस दी होती है। क्या दी होती है? आपको तीन चॉइस दी होती है पैराग्राफ में। उसमें से हमें सिर्फ एक चॉइस पर क्या करना है, हमें सिर्फ एक ऑप्शन पे क्या करना है, पैराग्राफ राइट करना है, पैराग्राफ लिखना है। लेकिन बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, ये जो जिस पैराग्राफ, जिस हेडिंग के ऊपर वो पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, उस हेडिंग को ही नहीं लिखते हैं। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से आप कौन सी वाली हेडिंग पर पैराग्राफ लिख रहे हो, है ना? एग्जामिनर क्या, वो झल्ला जाएगा ये देखते ही कि यार बच्चे ने हेडिंग नहीं लिखी, वो वहीं से आपके नंबर काटने शुरू कर देगा। और एक एक नंबर की लड़ाई है तो ना, अपने को बिल्कुल एक एक नंबर की लड़ाई लड़नी है, अपने को कहीं कोई छोटी सी गलती नहीं करनी है। आप पैराग्राफ की हेडिंग जरूर लिखोगे, आप इलेबोरेशन की हेडिंग जरूर लिखोगे, है ना? और देखो लेटर के अंदर आप लेटर का फॉर्मेट अच्छे से सीखो, लेटर को अच्छे से सीखो। फॉर्मेट फॉर्मेट 5 नंबर का है। थोड़े से लेटर के अंदर टेक्निकल चीजें होती है, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको टेक्निकल चीजें लेटर के अंदर लिखनी है। और वो लिखते ही एग्जामिनर आपको ठीक ठाक बढ़िया नंबर दे देगा, 7-8 नंबर दे देगा, है ना? लेटर बिल्कुल बिल्कुल आसान चीज है, बिल्कुल आसान चीज है। पैराग्राफ सिर्फ एक पैराग्राफ है आपके पूरे सिलेबस में, जिसको मैं मान सकता हूँ कि ये थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा क्या है, टफ है। बाकी चीजें बहुत आसान है। पैराग्राफ के बाद एक चीज और है, मैं आपको बताऊं, वन वर्ड। ये दो चीजें हैं तो थोड़ी सी टफ है ना? आप लोगों को अभी नहीं पता होगा, आप लोगों ने सिलेबस को इतना उस नजर से नहीं देखा, है ना? देखो पैराग्राफ में आपको क्या करना होगा ना, आपको एक टॉपिक दिया होगा और आपको उसके ऊपर 200 वर्ड लिखने हैं, है ना? और वन वर्ड के अंदर क्या, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी वोकैब में हर जगह ऑप्शन है, वन वर्ड के अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए वन वर्ड थोड़ी सी टफ है। और स्पेलिंग भी, जैसे अपने पिछली टेस्ट सीरीज में एक वर्ड आया था आर्सेनल, है ना? अब देखो ये आर्सेनल की स्पेलिंग आना भी जरूरी है आप लोगों को। अब बच्चों को याद आ रहा है कि यार ऐसा आर्सेनल जैसा कुछ होता है, वो क्या लिख रहे हैं, एस रेनाल, है ना? वो गलती कर देते हैं देखो बच्चे। तो आपको स्पेलिंग भी अच्छे से याद करनी है। बस कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये कि ये जो इंग्लिश का आपका पूरा सिलेबस है ना, इसमें दो चीजें टफ हो सकती है सिर्फ, एक तो कौन सी, पैराग्राफ और एक वन वर्ड। इसके अलावा कुछ भी टफ नहीं है। इसके अलावा सारा मतलब इंग्रेडिएंट आपको आरपीसी पहले से देगा, वहां तो आपको उसी का यूज करके आगे पीछे करके लिखना है। अब देखो यार, आप खुद सोचो ना, अनसीन पैसेज के अंदर आपको आंसर पहले से लिखा मिल रहा है, सिर्फ उसको वहां से निकाल के आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इससे आसान क्या होगा यार? आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ एक बार देखो, पेपर 1 2 3 में देखो कितनी चीजें मुश्किल है वहां। कितना आपको करंट वरंट सब इधर उधर रिलेट करके लिखना पड़ेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, ये सब है, कितना मुश्किल है। यहाँ देखो कितनी आसान है। ट्रांसलेशन के 5 क्वेश्चन आएंगे, है ना? हिंदी तो ऊपर लिखी होगी, उसी हिंदी की हेल्प से ही तो आपको इंग्लिश लिखनी है ना, उस हिंदी की हेल्प से ही तो आपको इंग्लिश लिखनी है। क्या लिखना होता है, इज एम आर, ये सब छोटी मोटी चीजें, सुंदरता के लिए ब्यूटी लिख दिया, है ना? बहुत छोटी छोटी चीजें लिखनी होती है अपने, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और देखो जितना ट्रांसलेशन जैसा आपसे आए आप जरूर बना के आना, वो आपको नंबर जरूर देगा, है ना? नहीं करके आओगे 0 नंबर मिलेंगे। लोगों को यही लगता है कि इसमें या तो 2 आते हैं या 0 आता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक भी आता है, इसमें 1 से 1/2 भी आता है ना? तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, उसको देख के घबरा गए छोड़ के आ गए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसमें 2021 वाले में क्या हुआ था, वो ट्रांसलेशन थोड़ा सा टफ आ गया तो लोगों ने क्या कर दिया, ट्रांसलेशन को एडिट छोड़ ही दिया। अरे यार इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप उसको छोड़ ही दो, है ना? थोड़ी सी कोशिश तो करो, थोड़ा सा सीख के तो जाते, आप उसको आराम से बना के आते। मैं दिखाऊंगा देखो आपको वो कितने आसान आसान सेंटेंस थे, और कितनी आसानी, कितने इजीली आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते थे, है ना? उसके बाद देखो हो गया। उसके बाद देखो पैराग्राफ राइटिंग, इसके लिए तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके लिए देखो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि आप जब इतनी सारी प्रैक्टिस करोगे, इतने टॉपिक सीखोगे, इतनी ग्रामर की प्रैक्टिस करोगे, वोकैब सीखोगे, तो आप ये 200 वर्ड में क्या होता है यार, 200 वर्ड में क्या मुश्किल से आपको 25-30 लाइनें लिखनी है, आप लिख दोगे, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सेंटेंस का जो स्ट्रक्चरिंग करो ना, वो बहुत सिंपल सिंपल किया करो, बहुत टफ सेंटेंस मत बनाया करो, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मत बनाया करो, उसमें आपकी गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। और स्पेशली वो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, वो ऐसी गलती बहुत करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं ज्यादा, तो उनसे ज्यादा गलतियां होती है उल्टा, है ना? इसीलिए देखो हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा नंबर लेके आते हैं पेपर 4 में बजाय कि इंग्लिश मीडियम से। यही वजह होती है कि वो सेंटेंस कैसे बना देते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस बना देते हैं, एग्जामिनर नंबर काट लेता है ना? उसके बाद देखो इलेबोरेशन में क्या होगा ना, इलेबोरेशन एज कंपेयर टू पैराग्राफ थोड़ी सी इजी चीज है, पता है क्यों? क्योंकि इलेबोरेशन आप अगर पहले से 15 इलेबोरेशन या 10 इलेबोरेशन तैयार करके जाओ, तो 99% चांस ये है कि वहां जो आपको तीन चॉइस मिलेगी ना, उनमें से एक आपकी हिट कर जाएगी, है ना? तो उसके ऊपर अपना लिख के आ जाना, अपना 10 एक याद करके जाना पहले से। और देखो अब बच गया लेटर, सबसे अच्छी चीज है, 10 नंबर का अकेला आएगा, कुछ नहीं करना है।
एक छोटा सा फॉर्मेट है जिसको याद करने में आपको लगेंगे 15 मिनट, जिसको याद करने में आपको क्या लगेंगे 15 मिनट, और कितने नंबर पक्के आपके 5 नंबर पक्के। मैं कह रहा हूँ आप पूरे 800 के 800 नंबर में से इतना आसान कुछ भी है तो मुझे बता देना, है ना। मतलब 15 मिनट लगे, 5 नंबर पक्के, और थोड़ा सा एक आध घंटा और दे लो तो बाकी में भी 2-3 नंबर और आ जाएंगे, तो आपको मिला के लेटर में 7 से 8 नंबर आराम से ला सकते हो, है ना। बहुत आसान चीज है, थोड़ा सा सही से पढ़ना बस इसको। अब देखो उसके बाद आगे चलते हैं। देखो दो चीजों की बात की ना अभी तक तो, ओहो, दो चीजों की बात की स्पेशली, किसकी, कि एक तो सिलेबस क्या है, सिलेबस देखा हमने, है ना। दूसरा हमने क्या देखा, थोड़ी थोड़ी उसके लिए स्ट्रेटेजी देखी कि किस पे क्या है, किसमें क्या याद करना है, किसमें कितना याद करना है, नहीं करना ना। अब उसके बाद हम देखो थोड़ा सा, देखो सोर्सेज बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट दी पेपर, है ना, कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। अब देखो ये जो पेपर 4 है ना, इसके दो पार्ट है, एक तो हिंदी है और दूसरा क्या है आपका इंग्लिश है। एक हिंदी है, दूसरा क्या है, इंग्लिश है ना। तो हम वो जो पेपर को अटेम्प्ट करना है ना वो पूरा लेके ही चलेंगे एक साथ। अब देखो आप क्या करना, सबसे पहले हिंदी की ग्रामर करना। देखो जैसे मैंने लिखा भी है इसके अंदर, जो 50 नंबर की हिंदी की ग्रामर आएगी उसको कंप्लीट कर देना। उसके बाद क्या करना, हिंदी का भाग बै करना। हिंदी के भाग में क्या होगा, वो जो लिखने का होगा, पल्लवन है, पैराग्राफ है और है, वो सब कंप्लीट करना। उसके बाद देखो हिंदी में कैसे आएगा आपका, हिंदी में एक 20 नंबर का ऐसे आएगा, उसको छोड़ देना आप। हिंदी में जो 20 नंबर का ऐसे होगा ना उसको एक बार के लिए यहाँ छोड़ देना आप, ठीक है। उसके बाद देखो फिर इंग्लिश की ग्रामर करना। अब देखो मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूँ पता है, क्योंकि देखो आप ऐसे लिखने लग गए ना, अगर मान लो आप हिंदी का भी ऐसे लिख रहे हो ना 20 नंबर का, पता है आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हो सके आप आधा घंटा भी ले लो, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन देखो ये जो इंग्लिश ग्रामर है ना, ये जो इंग्लिश ग्रामर है, और मान लो स्पेशल इंग्लिश का जो पार्ट ए है, इंग्लिश का जो पार्ट है जो 20 नंबर का है, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे और 10 क्वेश्चन वोकैब के आएंगे, इसको करने में मात्र मात्र आपको 10 मिनट लगने हैं। 10 मिनट से ज्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा। इस पूरे को करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट, मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूँ 10 मिनट, वरना तो उसमें तो टिक ही करने हैं ज्यादा, फटाफट कर दोगे। 10 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, और 10 मिनट में आप कितने नंबर ले गए, 20 नंबर ले गए, है ना। 20 नंबर का पोर्शन आपने पूरा कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले ग्रामर करना, उसके बाद देखो अब सुनना ध्यान से थोड़ा, क्या करना है। ग्रामर जैसे ही कंप्लीट हो जाए ना आपकी, यानी कि पार्ट ए जैसे ही आपको पूरा हो जाए, ग्रामर मेरे कहने का मतलब है कि पार्ट ए, ग्रामर एंड वोकैब दोनों जैसे ही आपका पूरा हो जाए, अब आप सीधे किस पे आ जाना, अनसीन पैसेज पे आ जाना। पैसेज के आंसर लिखना शुरू करना है अपने को ना। तो आप क्या करना, सीधा पैसेज पर आ जाना, पैसेज के आंसर अपने को लिखने शुरू करने हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो इस पैसेज के अंदर आप क्या करना, पैसेज पहले मत पढ़ना, पहले वो जो उसके नीचे क्वेश्चन लिखे हैं ना चार, और एक पांचवा वोकैब का, वो पांचों क्वेश्चन पढ़ना। 2 बार क्वेश्चन पढ़ना, 2 बार क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना। अब पैराग्राफ पे क्या करना ना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, वहां क्या करना, अंडरलाइन कर लेना पैराग्राफ में। उसके बाद आपको आंसर लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। फिर आपने पैराग्राफ कर लिया। अब देखो पैराग्राफ जैसे ही आपका पूरा हुआ, अब देखो पैराग्राफ करने से पता है आपका क्या होगा, आपका पैराग्राफ करने से आपका जो माइंड है ना, वो इंग्लिश के मोड में चला जाएगा। वो किस मोड में चला जाएगा, वो इंग्लिश लिखने के मोड में चला जाएगा। और देखो कितना आसानी से चला गया, कि आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ते ही आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ, इंग्लिश के मोड में जाना शुरू हुआ, और आपने उस पैसेज की हेल्प से आंसर लिखे। तो लिखने के मतलब लिखने के मोड में भी आपका दिमाग चला गया, इंग्लिश लिखने के मोड में भी आपका दिमाग चला गया। अब आपका माइंड क्या हो गया, हल्का सा प्रिपेयर हो गया किस चीज के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, है ना, आराम से। अब देखो उस पैसेज के बाद जस्ट बाद आप क्या करना, प्रेसी करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखो, क्योंकि प्रेसी में आपको 180 वर्ड्स का पैसेज तो लिखा ही मिलेगा, है ना। उसको आप 2-3 बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग किधर शिफ्ट हो रहा है, इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। अब क्या करना, उस पैसेज को आपने 2-3 बार पढ़ा, और फिर एक क्या करना, छोटी सी प्रेसी लिख देना 60 वर्ड के अंदर, कोई मुश्किल चीज नहीं है, उसका टाइटल लिख देना, और 60 वर्ड्स के अंदर क्या कर देना, प्रेसी आप लिख देना, बस, है ना। इससे क्या होगा देखो, अनसीन पैसेज की मदद से आपका दिमाग धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो गया था, और अब आपको प्रेसी से आपने और ज्यादा मदद ले ली, है ना। और मैं देखो ये आपको पहले करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आसान चीजें हैं। अनसीन पैसेज के अंदर आंसर रेडीमेड लिखा तैयार है, प्रेसी के अंदर 180 वर्ड लिखे हुए हैं पहले से आपके पास, उन्हीं में से आपको काट छाट के क्या करना है, 60 वर्ड्स लिखने हैं। अब देखो आगे चलो, इसके तुरंत बाद आप क्या करना, लेटर लिखना, लेटर, है ना।
इसके तुरंत बाद आप क्या करना, लेटर लिखना। लेटर लिखने में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगी मात्र, है ना। लेटर लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपका लेटर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेटर बहुत आसान चीज है, मैं आपको सिखाऊंगा, देखना कि बहुत ही सिंपल चीज है, आप ऐसे ही इसको टफ मान के बैठे हो, है ना। अब देखो आपने लेटर लिख दिया, अब आप 3 चीजें आप लिख चुके हो, पहले पहला अनसीन पैसेज का आंसर लिख चुके हो, फिर आप लिख चुके हो, प्रेसी लिख चुके हो, फिर आप लेटर लिख चुके हो। अब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया इंग्लिश लिखने के लिए, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपका दिमाग क्या हो गया, इंग्लिश लिखने के लिए काफी प्रिपेयर हो चुका है। ये बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, बहुत साइंटिफिक अप्रोच है ये। उसके बाद आप क्या करना, ट्रांसलेशन करना। देखना, आप ट्रांसलेशन बहुत आसानी से कर दोगे, और वही ट्रांसलेशन अगर आप शुरू में करने बैठ जाओगे ना, आपको बहुत टफ लगेगा, है ना। इसी ट्रांसलेशन को आप लेटर लिखने के बाद करना, आपको ट्रांसलेशन काफी इजी लगेगा, और आप कुछ ना कुछ जरूर लिख दोगे, और कुछ ना कुछ लिखोगे तो आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि आरपीसी को भी कोई बहुत एक्सपर्ट लोग नहीं चाहिए, उनको भी क्या चाहिए, उनको भी ऐसे इंसान चाहिए जिनको ठीक ठाक मतलब जनरल नॉलेज हो चीजों की, वो भी ऐसे लोगों को ही ढूंढ रहे हैं, है ना। तो आप उनका आंसर जरूर लिखना, परफेक्शन के चक्कर में उनको छोड़ मत देना। बच्चे क्या सोचते हैं कि हम तो एकदम परफेक्ट ही बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन, है ना, वरना हम तो बनाएंगे ही नहीं। परफेक्शन की तरफ नहीं भागना है, जैसा आ रहा है जो आ रहा है बनाने की कोशिश करो। मैं मानता हूं 2 नंबर नहीं मिलेंगे, पर एक तो मिलेगा, एक तो मिलेगा। और 5 क्वेश्चन में एक एक भी मिला तो 5 नंबर तो बढ़ गए, 5 नंबर बढ़ना आरपीसी में बहुत बड़ी बात होती है, आप देखना। और 10 में से अगर आप 5 नंबर ला रहे हो तो आप बहुत आगे हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के अंदर 10 में से 5 तो टॉपर के होते हैं। ट्रांसलेशन लिख दिया आपने, उसके बाद देखो क्या करो, इलेबरेशन लिखो। इलेबरेशन क्यों लिखना है, क्योंकि आप पहले से याद करके गए हो, आपने याद करके गए हो और वहां 3 देखी, 3 में से देखो, अपने मान के चलो इतनी मेहनत करेंगे, किस्मत अपना साथ देगी, है ना। एक अपनी हिट कर गई, एक क्या कर गई, अपनी हिट कर गई, अपने उसको फटाफट लिख दो। और मान लो नहीं हुई कोई, अपने जो याद करके गए थे उनमें से कोई सी भी नहीं आई, तब भी कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि जब आप 10 इलेबोरेशन याद करते हो ना, पता है आपको, याद करने से आपके दिमाग में सेंटेंस को बढ़ाने की, और जो याद किए हुए सेंटेंस है ना, उनको दोबारा से अपने अकॉर्डिंग यूज करने की, है ना, उनकी जो फर्दर आपकी जो कैपेबिलिटी होती है वो डेवलप हो जाती है कि उन सेंटेंसेस को मैं दोबारा कैसे यूज कर लूं सही से। तो अगर इलेबोरेशन आपके याद के वजह से नहीं आया, आप तब भी वहां इलेबोरेशन करके आओगे, क्यों, क्योंकि आपने 10 इलेबोरेशन याद किए थे, है ना। इसलिए आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद लिखना है आपको पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप क्या करना, एक तो बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखना, और इसका टाइटल जरूर लिखना। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको जरूर याद रखना, है ना। अब देखो सबसे लास्ट में क्या लिखना है आपको, ये निबंध। ये निबंध पता है कौन सा है, ये हिंदी वाला है। ये निबंध लिखना है आपको हिंदी वाला। सबसे लास्ट में आपको निबंध लिखना है कौन सा, हिंदी वाला। और ये कितने नंबर का होता है, ये 20 नंबर का होता है। और मैं सबसे लास्ट में लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, कि मान लो पेपर करते करते अब आपके पास 20 मिनट बच गए या 15 मिनट बच गए, अब आप इंग्लिश का पैराग्राफ लिखना शुरू करोगे, तो पता है क्या होगा, कि आप सोच सोच के लिखोगे ना, सोच सोच के लिखोगे तो आप उस पैराग्राफ को पूरा भी नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, पूरा भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि इंग्लिश में क्या होगा, पहले हिंदी में सेंटेंस आएगा आपके दिमाग में, फिर उसकी इंग्लिश बनाओगे, फिर उसको लिखोगे, और लास्ट के 15 मिनट में आपके दिमाग में, 20 मिनट में इतनी घबराहट होगी ना, आप उस 15-20 मिनट का सही से यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं आपको अगर हिंदी का ऐसे लिखने को मिलेगा ना, लास्ट के 20 मिनट में आप अच्छा ऐसे लिख दोगे। पता है क्यों, क्योंकि हिंदी में तो आपको धड़ाधड़ लिखते जाना, सोचने का तो कुछ काम ही नहीं है वहां पे, है ना। धड़ाधड़ क्या कर दिया, लिखते गए अपना, सोचने का कोई झंझट ही नहीं है। वहीं अगर इंग्लिश का होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए हो जाएगी, है ना। इसलिए लास्ट में क्या करना है, हिंदी का ऐसे लास्ट में लिखना। और इसके बाद देखो, देखो मैंने आपको क्या क्या बताया शुरू में, मैंने आपको सिलेबस बताया। सिलेबस में मैंने आपको क्या बताया, आपको देखो पूरा याद होना चाहिए, है ना, ए टू जेड चीजें याद होनी चाहिए। सिलेबस में मैंने क्या बताया, कि इंग्लिश में सिलेबस के 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए होगा 20 नंबर का, पार्ट बी होगा 30 नंबर का, 30 मार्क्स का, और पार्ट सी भी कितने नंबर का होगा, 30 मार्क्स का। पार्ट ए में क्या होगा, एक तो ग्रामर होगी और एक वोकैब होगी। ग्रामर के 6 टॉपिक होंगे, वोकैब के 10 क्वेश्चन आएंगे। वन वर्ड अपने को अच्छे से याद करने हैं। बाकी आप थोड़ा नॉर्मली भी याद करोगे तो वहां ऑप्शन होने की वजह से आप वहां इजीली करके आ जाओगे। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने किसकी बात की, कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट की बात की, पार्ट बी की, जो कितने नंबर का है, 30 मार्क्स का है। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, कि क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25 किसका होगा, अनसीन पैसेज में से आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 25 स्पेशली क्वेश्चन नंबर 25 विल बी बेस्ड ऑन दी वोकैब, है ना। उस अनसीन पैसेज के अंदर से कोई वर्ड होगा, उसी वोकैब के ऊपर वो क्वेश्चन
बेस होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 किसके होंगे? क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 होंगे ट्रांसलेशन के। अपने को ट्रांसलेशन जरूर करना है, आप परफेक्शन की तरफ मत भागना। जैसा आए, जो समझ आए उसका ट्रांसलेशन जरूर करके आना है। आपको चाहे आधा नंबर दे एग्जामिनर देगा जरूर, है ना? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 31 किसका होगा? प्रेसी का होगा। अपने को प्रेसी लिखनी है। प्रेसी आप जैसी लिखो, जो लिखो वो बात की बात है, अपने सीखेंगे उसको अच्छे से, बट आप उसका टाइटल जरूर लिख के आना, है ना? तो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 32, अब हम किस में आ गए? पार्ट सी में आ गए। क्वेश्चन नंबर 32 किसका होगा? वो होगा एक पैसेज। पैसेज में हमें तीन चॉइस दी होगी, उनमें से हमें सिर्फ पैसेज किस पे लिखना है? एक चॉइस पे पैसेज लिखना है। तीन दी होगी, लिखना किस पे? एक पे। लेकिन उस एक पे आप लिख रहे हो, ये बात आपको पता है, उस पे हेडिंग नहीं लिखते हैं बच्चे। हेडिंग नहीं लिखने से एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता कि इन तीनों में से लिख किस पे रहा है ना? तो एक हेडिंग आपको जरूर लिखनी है उसकी सबसे पहले, उसके बाद आप पैसेज को लिखना शुरू करना। उसके बाद बात करते हैं इलेबोरेशन की। इलेबोरेशन में भी आपको क्या मिलेगा? तीन चॉइस मिलेगी और उसमें से एक पे आपको लिखना है। हम पहले से रेडीमेड 10-15 इलेबोरेशन याद करके जाएंगे, उनमें से हमारी किस्मत अच्छी होगी, एक इलेबोरेशन जरूर हिट करेगी, ना हिट की 15 याद करोगे ना, इतने सेंटेंसेस आपको याद हो जाएंगे, आप कुछ भी लिख दो के बाद लिखना, है ना? और उसके बाद लास्ट कोड है लेटर, है ना? लेटर का फॉर्मेट अच्छे सीखेंगे यार। 10 नंबर का है अकेला लेटर। कितने नंबर का है? 10 नंबर का। बहुत ही आसान चीज है, आप 3 से 4 मिनट में उसको पूरा कर दोगे, है ना? दो बातें की हमने, सोर्सेज की, सॉरी, स्ट्रेटेजी की बात की, है ना? सिलेबस की बात की, और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ना? हाउ टू अटेम्प्ट, है ना? पेपर 4 पूरा, इसके अंदर दो पार्ट होंगे, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी। हिंदी में देखो पेपर आपके हाथ में जैसे ही आए ना, सबसे पहले क्या करना? हिंदी की ग्रामर करना, फिर हिंदी का कंपोजिशन पार्ट करना। लेकिन हिंदी का जो ऐसे होता है ना, उसको लास्ट के लिए छोड़ देना एक बार। जो हिंदी का 20 नंबर कैसे होता है उसको लास्ट के लिए एक बार छोड़ देना। फिर इंग्लिश की ग्रामर करना, इंग्लिश की वोकैब करना, 5 मिनट लगेंगे, 20 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना? अनसीन पैसेज करना। अनसीन पैसेज में क्या होता है? आंसर पहले से लिखे मिलेंगे आपको, तैयार होगा, फटाफट लिख देना, काम बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करनी है प्रेसी। प्रेसी क्यों करने के लिए कह रहा हूँ? 180 वर्ड आपके पास लिखे हुए मिलेंगे, उनमें से 60 वर्ड्स लिखने हैं आपको ओनली। आपके लिए काम बहुत आसान है। फटाफट ऊपर पैसेज पढ़ा, नीचे लिखना शुरू कर दिया, 60 वर्ड लिख दिए, काम खत्म, 10 नंबर आपके पक्के हो गए। उसके बाद चलेंगे किसमें? लेटर राइटिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? लेटर राइटिंग करेंगे, लेटर लिखेंगे, है ना? लेटर क्यों लिखेंगे? क्योंकि लेटर लिखना बहुत आसान है, 3 से 4 मिनट लगेंगे, लेटर लिखते हैं, खत्म। उसके बाद करेंगे ट्रांसलेशन। उसके बाद क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इलेबोरेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पैराग्राफ करेंगे, है ना? और लास्ट में क्या करेंगे हम? वो जो हिंदी वाला ऐसे छोड़ा था ना हमने, वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। समझ गए? अब ये जो सीक्वेंस है ना, ये आप थोड़े अपने कॉपी में नोट कर लेना, और ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, है ना? अब देखो, अब बात करते हैं सोर्सेज की, कि हमें ये सब चीजें तैयार करनी कहाँ कहाँ से है। देखो मैं आपको पहली तो बुक बताता हूँ, ये केडी कैंपस वॉल्यूम 1, केडी कैंपस वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह, है ना? हमें इस बुक में से तो ग्रामर तैयार करनी है। हमें इस बुक में से क्या क्या तैयार करना है? केडी कैंपस वाली में से ग्रामर और वोकैब, है ना? क्या क्या तैयार करना है? ग्रामर और वोकैब। ग्रामर एंड वोकैब, ग्रामर के 6 टॉपिक है, हमें इस बुक में से तैयार करने हैं, है ना? मैं पढ़ाऊंगा, देखो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग और कुछ पढ़ना चाहो, कुछ तैयारी करना चाहो, तो आप इसमें से ग्रामर कर लेना और वोकैब कर लेना। इसके पीछे 6 टॉपिक होंगे, 6 के 6 टॉपिक की एक्सरसाइज दी हुई है, वो एक्सरसाइज कर लेना सारी, है ना? वो, और देखो दूसरी बुक ये है बीके रस्तोगी सर की, है ना? बीके रस्तोगी सर की बुक वैसे भी बहुत फेमस है, सभी लोगों के पास ऑलमोस्ट होती ही है। लेकिन आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखना, इस बुक में से आप ग्रामर और वोकैब मत करना। इसकी बजाय इस बुक में से आप कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजिशन का पार्ट करना, है ना? देखो ग्रामर और वोकैब आप लोग करना केडी कैंपस में से, और कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजिशन का पार्ट करना बीके रस्तोगी सर वाली बुक से। और देखो उसके बाद ये एक दिशा पीवाईक्यूज आती है, दिशा की इंग्लिश की बुक आती है अपने राजस्थान के अंदर। मतलब दिशा की खूब सारी किताबें आती है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं दिशा के, वो, है ना? और वो सस्ती सी किताब होती है, बहुत महंगी नहीं है। और इसके अंदर क्या है कि इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं ना बाकी एग्जाम्स में, उसका कंपाइलेशन होता है। तो आप इसकी हल्की फुल्की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसके अंदर वोकैब भी है, फ्रेज भी है, प्रीपोजिशन भी है, ग्रामर भी है, सब कुछ है आपका। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये मदद करेगी ये बुक आपके ना प्रैक्टिस के अंदर, और आपके मार्क्स भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर देगा ना। तो तीन ही किताबें रखनी है अपने को बस, केडी कैंपस, बीके रस्तोगी सर और दिशा पीवाईक्यू, बस। इसके अलावा ज्यादा मत पढ़ना, क्योंकि जो पढ़ाने का काम है, जो ग्रामर के टॉपिक पढ़ाने हैं, वो तो यहाँ पूरा पढ़ाएंगे आपको। आपको लेटर वेटर सब कुछ पढ़ाएंगे, कुछ नहीं कर रही तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा मतलब बुक की भी जरूरत है नहीं वैसे। अब देखो उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो ये कॉमन मिस्टेक्स मैंने लिख रखा है ना, इस पे आप जरूर ध्यान देना। देखो एक तो ये सीक्वेंस थी ना जो ग्रामर के टॉपिक की, वो सीक्वेंस जरूर याद करना, APTM,
है ना। आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, टेंस, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, आपको ये 6 के 6 टॉपिक एज इट इज याद होने चाहिए, है ना। और उसके बाद देखो, मैं आप लोगों के बहुत काम की बात बताता हूँ, ये एक्टिव से क्या कर देते हैं पेसिव, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये अपने को बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर हमें एक्टिव का पेसिव नहीं बनाना है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट नहीं बनाना है, या फिर इनडायरेक्ट का डायरेक्ट नहीं बनाना है, एग्जामिनर नंबर काट लेगा। आपके सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है ही नहीं। आपके सिलेबस में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपके सिलेबस में नहीं है। आपको तो एक्टिव पैसिव के अंदर सिर्फ इतना करना है, 90% सेंटेंस सही लिखा होगा, 10% उसके अंदर एरर होगी, उस 10% एरर को वहां से फाइंड आउट करके सेंटेंस को दोबारा से सही करके रीराइट कर देना है ना। बच्चे पता है क्या करते हैं, एक्टिव का तो पैसिव बढ़ा देते हैं और डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बढ़ा देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। वो आपसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, वो तो सिर्फ इतना सा कह रहा है कि जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है इसके अंदर छोटी सी एरर है, उसको देखो, ढूंढो और उसको सेंटेंस को सही करके लिख दो, है ना। इतना सा काम करना है। और देखो ये एक माइंड बनाया और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेडिंग। इसमें क्यों लिखा है ऐसा हेडिंग, देखो, प्रेसी की, किसकी, प्रेसी की, और पैराग्राफ की, और इलेबरेशन की, इनकी हेडिंग बच्चे नहीं लिखते हैं, इनके टाइटल बच्चे नहीं लिख के आते हैं, उसकी वजह से ये बहुत छोटी, देखो एक बात सोचो ना, पैराग्राफ का टाइटल लिखने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रखी है, ऊपर 3 लिखे हुए हैं, 3 चॉइस है आपके पास, उनमें से किसी एक पर आपको लिखना है, जिस पे लिख रहे हो पहले उस हेडिंग को लिख दो ना। लिखी लिखी तैयार है आपके पास, आपको अपने से कुछ नहीं करना है ना। उस हेडिंग को लिख दो सीधा सीधा वहां, और उसके नीचे पैराग्राफ लिख दो बस, है ना। अगर आप नहीं लिखोगे ना, एग्जामिनर का मूड तुरंत खराब हो जाता है और वहीं से आपके नंबर काटने शुरू कर देता है। अगर उसको 7 नंबर देने होते हैं ना, तो अब वो पता है 3 नंबर देगा आपको, वो 3 ही नंबर देगा। वो कहेगा यार बच्चे ने हेडिंग ही नहीं लिखी, मुझे ढूंढनी पड़ रही है कि हेडिंग क्या है, बच्चे ने किस टॉपिक पे लिखा है, मुझे देखना पड़ रहा है। वो आपको 3 नंबर देगा। भले ही आपने पैराग्राफ कितना भी अच्छा लिखा हो, भले ही आपने पैराग्राफ कितना भी अच्छा लिखा हो, वो आपको नंबर नहीं देगा। ऐसा ही इलेबोरेशन में होगा, ऐसा ही प्रेसिंग में होगा, है ना। और देखो, उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक्स आप पता है क्या करते हो, मैं आपको और बताता हूँ। ये देखो क्या लिखा है, ईडियम फुल सेंटेंस। आप पता है क्या करते हो, ईडियम में, फ्रेजल वर्ब में, वहां पे क्या होता है ना, ओब्लिक करके सेंटेंस लिखा होता है, आप क्या करते हो, फ्रेज नीचे लिख के छोड़ देते हो, या फिर ईडियम लिख के छोड़ देते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। और आप क्या करते हो, एरर के अंदर के जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना शुरू के, उनमें एरर निकाल के एरर को लिख के छोड़ देते हो। नहीं, आपको सेंटेंस को पूरा लिखना है, पूरा का पूरा सेंटेंस दोबारा से लिखना है। आप लोगों को पूरा का पूरा सेंटेंस क्या करना है, दोबारा से लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि, मतलब जैसे ऐसे वो एग्जांपल था, बैड ब्लड या फिर बीटर पिल, है ना। अब बच्चे ने सोचा कि बैड ब्लड आंसर सही है, तो नीचे क्या लिख के छोड़ दिया, बैड ब्लड। नहीं, ऐसा नहीं करना यार। उसके आगे पीछे जो सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस को भी पूरा यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, बैड ब्लड के साथ उस सेंटेंस को पूरा लिखना है यहाँ पे, है ना। वरना एग्जामिनर हो सकता है वो आपके नंबर काट ले इस बात के, वो और देखो दूसरी आपको एक बात बता दो, बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, ऐसा लिखा होता है बैड ब्लड, और फिर क्या लिखा होता है, बीटर पिल। अब पता है कुछ बच्चे क्या कर देंगे, इसका आंसर लिख देंगे, ये देखो ये ओब्लिक को तो देखते ही नहीं है वो, और आंसर लिख देंगे ब्लड बीटर। अरे यार आप ये सोचो ना, आपके पास या तो ये ऑप्शन था या ये ऑप्शन था, दोनों में से एक लिखते। आपको नहीं भी आ रहा था तब भी कोई सा भी लिखते, चांस सही होने के चांसेस 50% थे। सही होने के चांस कितने थे, 50%। आपको नहीं आ रहा है तब भी, लेकिन आपने तो क्या कर दिया, एक वर्ड तो इसका उठा दिया, एक वर्ड इसका उठा दिया और आपने लिख दिया ब्लड बिटर। अब आपको 0 नंबर मिलेगा। ऐसी गलती कभी मत करना आप, है। अब आपको कितना नंबर मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। और ये मैंने बहुत बच्चों की कॉपी में देखी है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको बात, ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आपको तभी ये बात कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी गलतियां मैंने देखी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद देखो, ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो ये, है ना। और कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, बच्चा क्या करता है ना, कि जब मान लो कहीं भी अनसीन पैसेज के अंदर जब वो आंसर लिखना शुरू करता है ना, तो वो जो फर्स्ट लेटर लिखता है ना उसको छोटा लिख देता है यार। उसको स्मॉल नहीं लिखना है, उस लेटर को कैपिटल जरूर लिखना। आप कोई भी फर्स्ट लेटर लिखो ना किसी भी लाइन का, तो उसको जरूर कैपिटल लिखना यार, वरना ये सब चीजें आपके लिए बहुत छोटी चीजें हैं, बट एग्जामिनर के लिए बहुत बड़ी चीजें हैं। वो इन चीजों पे बहुत फोकस करता है और वो आपके नंबर काट लेगा इन चीजों के लिए, है ना। आप सोच भी नहीं पाओगे कि यार इतना अच्छा आंसर लिखा, उसके बावजूद भी हमारे क्या हो गए, यार इतने नंबर कट गए, है ना, वो नंबर काट लेगा। और देखो ये क्या लिखा, प्रेसी का टाइटल आप लोगों को जरूर लिखना है, प्रेसी का टाइटल जरूर लिखना है, एग्जामिनर बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से।
और देखो, कंपोजिशन की हेडिंग जरूर लिखनी है, यानी कि पैराग्राफ की इलेबोरेशन की हेडिंग जरूर लिखनी है। ये देखो क्या लिखा, लेटर का फॉर्मेट जरूर सीखना है आपको। लेटर का फॉर्मेट प्रॉपर जरूर बना के आना है। फॉर्मेट फॉर्मेट 5 नंबर का है, 10 मिनट सीखने में लगेगी, बताओ। और देखो, अब देखो, मैंने लेटर पढ़ा है पहले ना किसी और चैनल पे, तो उस लेटर में देखो मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें बताई थी लोगों को, क्या कि ये जो लेटर आप लिखते हो ना, एक तो इसका प्रॉपर फॉर्मेट सीखो आप। लेटर का प्रॉपर क्या सीखो, फॉर्मेट सीखो। देखो ये मेरा दोस्त है, इसको कितने नंबर मिले हुए हैं, 8 नंबर मिले हुए हैं। कितने नंबर मिले हुए हैं, 8। लेटर में कितने नंबर मिले हैं इसको, 8। देखो सिर्फ और सिर्फ इसने पता है क्या किया, एक्स्ट्रा चीज, इसने पॉइंट ऐड किए। देखो ये फर्स्ट नंबर पॉइंट इसका कट गया, फर्स्ट नंबर पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसने कितने पॉइंट ऐड किए अपने लेटर में, 6 पॉइंट ऐड कर दिए। किसमें, मेन बॉडी के अंदर। मैंने मतलब जहां भी लेटर पढ़ा है, जब भी लेटर पढ़ा है, मैंने बच्चों को हमेशा बोला कि यार आप लोग मेन बॉडी के अंदर पॉइंट जरूर ऐड किया करो। उससे एग्जामिनर पे बहुत फर्क पड़ता है, वो बहुत इंप्रेस होता है आप लोगों से। एटलीस्ट 6 पॉइंट ऐड करो, एटलीस्ट 5 पॉइंट ऐड करो, है ना, मेन बॉडी के अंदर। और आपको बताऊं, देखो आप पैराग्राफ फॉर्मेट में अगर लेटर लिखते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए आप लोगों की। आप तभी उस पैराग्राफ फॉर्मेट में उस लेटर को बहुत अच्छा लिख पाओगे। और पॉइंट्स में पता है क्या होता है फायदा, कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं भी है ना, तब भी अगर आपने पॉइंट्स में लिखा है तो एग्जामिनर ज्यादा ग्रामर पे ध्यान नहीं देता है, वो पॉइंट्स देखता है और आपको नंबर दे देता है ना। तो लेटर में आपको मेन बॉडी के अंदर पॉइंट जरूर बनाने हैं, और उसका फॉर्मेट जरूर अच्छे से सीखना है। और बता तुम देखो इसकी बात, और देखो ये देखो, और आप लोगों को एक बात बताता हूँ, देखो एक बच्चे क्या करते हैं ना, पैराग्राफ या फिर इलेबोरेशन जब लिखते हैं ना, तो वो कुछ कोटेशन डालते हैं, कुछ क्या करते हैं, कोटेशन डालते हैं, है ना। अब कई बार देखो, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है जिसको बहुत सारी कोटेशन याद है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी बहुत सारी कोटेशन याद है। लेकिन जो कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है ना, जिसको बहुत सारी कोटेशन नहीं याद है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। देखो अभी मेरा दोस्त है, अब इसने देखो कोटेशन क्या डाली है, हिंदी में डाली है, इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश में 2018 में इसी एक क्वेश्चन आया था ना, योर एनिमीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कौन सा है, देखो 33, है ना। यानी कि इलेबोरेशन का क्वेश्चन है, इलेबोरेशन में। और इसने देखो हिंदी की कोटेशन डाल दी, यानी कि हिंदी का देखो कबीर लिख के, ये हिंदी का एक क्या लिख दिया, दोहा लिख दिया, निंदक नीरे राखी है आंगन कुटी छवाए। और इसको क्या कर दिया, इंग्लिश में भी ऐसे लिख दिया, देखो निंदक जैसे ऐसे लिख दिया, निंदक, है ना। देखो कितना सिंपल कर लिया इसने। अब इसने देखो एक बार तो ये लिख दी इंग्लिश, और एक बार लिख दी हिंदी, और इसने 4 लाइन बढ़ दी यहाँ पे, है ना। और देखो इसको इवन आप ये सोचो, ये तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ, इंग्लिश का टॉपर है 2018 का, है ना, बहुत नंबर आए इसके, है ना। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी सही थी इसकी बस। अब देखो इसको इवन सही इंग्लिश की कोटेशन आती भी नहीं थी, उसके बावजूद देखो इसने हिंदी की कोटेशन लिखी, सेम कोटेशन को 2 बार लिखा, भरपूर इस स्पेस का यूज किया, और देखो खूब अच्छे नंबर लेके आए। पता है कितने नंबर आए, आप देखो यहाँ पे कितने नंबर आए, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को, 7, है ना। कितने नंबर है, 7 नंबर आए हैं इसके। और 7 नंबर कम नहीं होते हैं यार, 7 नंबर बहुत होते हैं, 7 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, देखो इलेबोरेशन के अंदर, है ना। 7 नंबर लेके आया बंदा। मैंने इसको मतलब थोड़ा बताई थी कुछ टेक्निकल चीजें, एक्चुअली में ये पहले मेरे साथ एक्सरसाइज के अंदर ही था। ये जो जिसकी कॉपी है, ये बंदा पहले मेरे साथ एक्सरसाइज के अंदर ही था, इंस्पेक्टर ही था। तो जितनी टेक्निकलिटीज मेरे को आती थी, मतलब एग्जाम को लेके, पैराग्राफ को लेके या फिर लेटर को लेके, मैंने इसको बताई थी, इसने थोड़ी बहुत अप्लाई की मेरे कहने से, और इसको बहुत इंप्रूवमेंट मिला था, है ना। और देखो, अब ये लास्ट स्लाइड है, अब ये लास्ट स्लाइड देखो। देखो इसमें, इसमें स्लाइड में क्या है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो टीचर है ना, आप बाकी जो भी सब्जेक्ट है ना, वो नोट्स से पढ़ सकते हो, खुद अपने आप उसको समझ सकते हो, है ना। आपको हो सकता है एक टाइम बाद, मतलब हो सकता है आपको टीचर की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ये जो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें आपको एक टीचर की, आपको एक मेंटर की जरूरत रहेगी। वरना आप आज जो गलतियां कर रहे हो, कल भी वही गलतियां करते रहोगे, परसों भी वही गलतियां करते रहोगे। एग्जाम 6 महीने छोड़ो, अगर 12 महीने भी आगे बढ़ा दिया जाए ना, तब भी आप वही गलतियां करोगे जो गलतियां आज कर रहे हो, है ना। इसलिए आपको एक सही मेंटर की, सही टीचर की जरूरत पड़ेगी आपको ना। इसलिए इस सब्जेक्ट को आप एक सही टीचर, सही मेंटर के साथ ही पढ़ना, है ना। अपनी भी सारी क्लासेस यूट्यूब पर आएगी, बट देखो एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, आप जो आपको कहा जाए उस एक एक चीज को मानना, आपके अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। आपके जो मार्क्स है वो बहुत ड्रास्टिकली बढ़ेंगे, देखना, है ना। आप खुद सोचोगे कि यार इतनी सब चीजें मतलब की भी नहीं, उसके बावजूद भी देखो बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गए, है ना।
अब देखो पूरा सिलेबस आप लोगों को बता दिया, पूरी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता दी, आपको बुक्स बताई, 3 ही बुक्स लानी है, कौन-कौन सी? एक तो केडी कैंपस नीतू सिंह, दूसरी बीके रस्तोगी सर और तीसरी दिशावाड़ी पीवाईक्यू। अब देखो, अब मैंने आपको केडी कैंपस क्यों बताया, क्योंकि उसकी जो ग्रामर के जो 6 टॉपिक है ना, वो उसी में से ही तैयार कर, 1 मिनट में थोड़ी आवाज देख लेता हूँ। वो ग्रामर के 6 टॉपिक अपने को उसी में से ही तैयार करने हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं वो। हुँ? और देखो, जो दूसरी बुक है जो बीके रस्तोगी सर की है, उसके अंदर अपने को कॉम्प्रिहेंशन कंपोजिशन पार्ट तैयार करना है, क्योंकि बीके रस्तोगी सर ने बहुत अच्छी सी चीजें कंपोज कर रखी है उसके अंदर। तीसरा दिशा पीवाईक्यू मैंने इसलिए बोली है कि आप थोड़ी बहुत उससे प्रैक्टिस कर लो अच्छे से ना, तो आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब उसके अंदर वो ठीक ठाक बुक होती है, 100-150 पेज की बुक होती है, और उसके अंदर खूब सारी प्रैक्टिस दी होती है, ग्रामर की, वोकैब की, सब चीजों की। आप उसमें से प्रैक्टिस कर लो तो आप लोगों की ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। स्ट्रेटेजी मैंने आपको पूरी बताई। बाकी देखो, छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपको अभी तक नहीं आती है। प्रेसिंग कैसे लिखते हैं आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊँ, है ना? प्रेसिंग आपको नहीं पता, टाइटल आपको नहीं पता कैसे लिखना होता है। ये सब चीजें हम आगे जो फर्दर क्लासेस होगी उसके अंदर धीरे-धीरे हम सीखते जाएँगे कि प्रेसिंग कैसे लिखनी है, एलैबोरेशन कैसे लिखनी है। जैसे देखो मैंने आपको आज एक चीज़ बताई, आपको पता चला देखो, वरना देखो कि मैंने क्या बताया कि आप हिंदी का कोटेशन भी डाल सकते हो इस तरीके से। आप क्या कर सकते हो, हिंदी का कोटेशन भी डाल सकते हो। उसको देखो हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि मैं अंतर्यामी, मुझे बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन मैं पता है क्या, मैं बहुत मतलब पढ़ता हूँ इन सब चीजों को। मैं एक-एक बच्चे की कॉपी देखता हूँ, मेरे को पता चलता है नहीं इसने आरएस दिया था और इसका सिलेक्शन हुआ है, इसकी अंडर मतलब 100 रैंक है या अंडर 200 रैंक है। मैं उससे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मुझे तेरे पेपर 4 की कॉपी दे दे प्लीज, है ना? तेरी पेपर 4 की कॉपी दे दे, मुझे देखनी है। मैं उसके अंदर एक-एक चीज देखता हूँ कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, एग्जामिनर कैसे नंबर काट रहा है, एग्जामिनर कब नंबर दे रहा है। एग्जामिनर, मैं एक-एक उस एग्जामिनर का पूरा माइंड रीड करने की कोशिश करता हूँ। तभी देखो इतनी छोटी-छोटी चीजें आप लोगों के लिए निकाल के लाता हूँ कि ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो ना। ये बहुत मेहनत से निकल के आती है सब चीजें। तो आप ये जो जितने भी लेक्चर हमारे होंगे, 20 लेक्चर होंगे, आप इनको डेली एक-एक लेक्चर को, डेली एक-एक चीज को अच्छे से देखना, लिखना, पढ़ना, सीखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से सब चीजें मैं निकाल के लाता हूँ। एक-एक चीज निकाल के लाता हूँ, एक-एक शब्द लिखा होता है ना, वो भी एकदम तराश-तराश के लिखा होता है मेरा। एक वर्ड भी लिखा है ना, वो भी एकदम तराश के लिखा है, मैं आपको बताऊँ। मैंने एक छोटी-सी पीडीएफ बनाई, मैं आपको बताता हूँ फ्रेजल वर्ब की ना। वो फ्रेजल वर्ब मैंने इतनी सही और सटीक बनाई है कि उन्हीं में से ही क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप देखना, उन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा। इतनी मेहनत करते हो तो देखो भगवान भी साथ देता है ना। इतनी मेहनत करते हैं तो भगवान भी क्या करता है, साथ देता है ना? अब देखो ये लास्ट स्लाइड बची है, इसमें क्या लिखा है ऊपर ऊपर, कर भला तो हो भला, है ना? ये सर का कोटेशन है, नियोन सर का। नियोन सर ने लिखा है कि कर भला तो हो भला, और बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। ए गुड डीड ऑलवेज कम्स अराउंड, मतलब एक, मतलब आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी क्या होगा, अच्छा होगा। और देखो, आज ये मेरा पहला लेक्चर है और जस्ट मेरे सामने कैमरा है, और मेरे मेरे को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कैमरे के साथ इतना नजदीक पढ़ाने का। तो अगर कोई छोटी मोटी मेरे से गलती हो गई हो या कुछ हुआ हो तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। बाकी देखो कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, और आपको अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप इसको डिसलाइक कर देना, है ना? कोई बात नहीं है। और अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो, आपको लगता हो कि ये बताओ, ये चीज बताओ, ये चीज सही नहीं बताई, इसके बारे में कुछ और बताओ, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है? आपके सारे कमेंट पढ़ेंगे और उसका हम प्रॉपर्ली रिप्लाई करेंगे, ठीक है? और देखो ये सब्सक्राइब करना हो तो आप लोग वो भी कर लेना। और ये जो पीडीएफ लिखा है ना, ये पीडीएफ आपको हमारे जो सर का जो टेलीग्राम चैनल है कनेक्ट सिविल, उसके ऊपर मिल जाएगी, है ना? चलो जी, इसी के साथ आप लोग इतनी देर आप लोगों ने मेरे को सुना, है ना? इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? थैंक्स। फिर मिलेंगे, कल वाले क्लास में मिलते हैं वापस।